नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास डाक बंगला लेकर के आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दरअसल डाक बंगला उपन्यास के बारे में जानने से पहले हमारे लिए लेखक कमलेश्वर की रचना को जानना आवश्यक है। कमलेश्वर ने अपने बहुत सारी रचनाओं में विभाजन की एवं दंगों की, उसकी विभीषिका की और उसके इर्द गिर्द घूमते जीवन की, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबकी बात की है। लेकिन जब हम बात करते हैं डाक बंगला उपन्यास के बारे में तो यह मूलतः स्त्री केंद्रित एक रचना मिलती है जिसकी प्रमुख पात्र ईरा है। इस उपन्यास को कमलेश्वर ने एक फ्लैशबैक शैली में लिखा है। फ्लैशबैक शैली अर्थात अपनी पुरानी स्मृतियों को याद करते हुए या जो घटना जीवन में हो चुकी है उसे याद करते हुए जब कोई लेखक या रचनाकार लिखता है तो उसे लिखने की शैली को फ्लैशबैक शैली कहते हैं। इस उपन्यास की जो मुख्य पात्र ईरा है, जिसके जीवन की तमाम घटनाओं के बारे में लेखक याद करते हैं जो कि कश्मीर में ईरा ने उन्हें बतलाई थी। साथ ही उन्हें याद आते हैं मेजर सोलंकी, बत्रा, डॉक्टर और विमल की। लेखक के कानों में कभी दौड़ते हुए घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी विमल के द्वारा बोला गया यह वाक्य कि अब जैसा तुम चाहो। यह सब बार बार लेखक के मन में आता रहता है और लेखक को व्याकुल करता रहता है। कश्मीर में जो कुछ भी बातें ईरा एवं लेखक के बीच हुई, इन सभी कुछ के बारे में लेखक लिखना तो चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों बार बार कोशिश करने के बावजूद पिछले 3 सालों में वह लिख नहीं पाए, इसे एक कहानी का रूप नहीं दे पाए। लेकिन अब इस कहानी को वे लिखते हैं, परंतु अब भी लेखक को यह विश्वास नहीं है कि इस कहानी को वे पूरा कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सोचने के बाद भी लेखक आज तक ईरा के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाए हैं। ईरा जो कि इस उपन्यास की एक स्त्री पात्र है और जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, वह तिलक अर्थात लेखक को अपने जीवन की व्यथा वह मजबूरी बताती है कि उसका जीवन बगैर किसी मंजिल के एक ना रुकने वाले यात्री की तरह चलता रहता है। जिस प्रकार ना रुकने वाले यात्री की कोई मंजिल नहीं होती, उसी प्रकार ईरा के जीवन का भी कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं कि उसे किधर जाना है, क्या करना है। वह मजबूर है आज तक ऐसे ही चलते रहने के लिए। जिस प्रकार पहाड़ी रास्तों पर व्यक्ति पैदल चलने के लिए मजबूर होता है तथा उन रास्तों में यदि कोई दुकान खराब भी हो तो भी वहां से चाय पीने के लिए रुकता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। ठीक इसी प्रकार ईरा का जीवन भी है। वह तिलक से कहती है कि उसे पहाड़, जंगल, खिले हुए फूल, झील, झरने, इन सब से कोई प्यार नहीं, क्योंकि यह सब हमेशा एक जैसी क्रियाएं करते हैं। नदी एक ही समान हमेशा बहती रहती है, पहाड़ एक ही समान हमेशा खड़े रहते हैं। उसे अगर प्यार है तो केवल आदमियों से। ऐसा नहीं कि ईरा को प्रकृति अच्छी नहीं लगती, परंतु वह उसे प्यार नहीं कर पाती, क्योंकि उसका मानना है कि कोई उस चीज को कैसे चाह सकता है जो बदले में कुछ ना बोले। वह उस प्रेम के बारे में नहीं समझ पाती जो गूंगा है, जो कुछ दे ना सके। इस देने का अर्थ है कि चाहे भौतिक अर्थात संसार की सुख सुविधाएं हो या शरीर का शारीरिक सुख हो या फिर आत्मा का आत्मिक सुख। वह कहती है कि इनमें से चाहे जो कुछ भी हो, पर कुछ तो अर्थ हो प्रेम का। इसके बिना उसके लिए प्रेम केवल एक खेल है। परंतु इस उपन्यास में ईरा के जीवन के माध्यम से यही विडंबना दिखाई गई है कि जिस प्रकार का प्रेम ईरा ने अपने जीवन में कभी नहीं चाहा, उसी प्रकार का प्रेम ईरा को बार बार मिला। उसके जीवन की यही सबसे बड़ी पीड़ा है कि अब तक उसे जो भी प्रेम मिला, उस प्रेम का कोई अर्थ ना था। उसके जीवन में जो भी आया, सबने उसके साथ यही प्रेम का खेल खेला। ईरा को इस बात का कष्ट है कि किसी ने उससे यह नहीं कहा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, मजबूरियां आती हैं, जहां प्यार बहुत छोटा हो जाता है। सबने यही कहा
कि प्यार सबसे बड़ा होता है, जिंदगी से भी बड़ा होता है, जिंदगी की हर शर्त से भी बड़ा होता है, और इस पर्दे के पीछे से वे सभी प्यार को तोड़ते मरोड़ते रहे। लेखक इस कहानी के माध्यम से जिंदगी की सच्चाई को बयां कर रहे हैं। वे यह भी बता रहे हैं कि जिंदगी हमेशा खूबसूरत नहीं होती, वह बदसूरत भी हो सकती है, और जिंदगी की बदसूरती इसी प्रकार कहानियों के माध्यम से समाज के समक्ष आती है। इसलिए कहानियाँ हमेशा बड़ी होती हैं और ज़िंदगी छोटी। ज़िंदगी तो मनुष्य की मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, परंतु कहानियाँ सदियों तक चलती रहती है और हमेशा जिंदा रहती हैं। अब बात करें उपन्यास की कथा वस्तु की, तो ईरा बहुत अच्छा अभिनय अर्थात नाटक करती है। उसके नाटक बिल्कुल यथार्थ से प्रतीत होते हैं। स्वयं उसे भी कभी कभी इस बात का आश्चर्य होता, वह इतना अच्छा अभिनय कैसे कर लेती है। वह तिलक से भी कहती है कि उसकी आत्मा का कोना कोना यादों से भरा हुआ है, जिसमें हर उस व्यक्ति की तस्वीर है जिसके साथ उसने कभी भी थोड़ा भी वक्त बिताया हो। जब कभी भी किसी ने ईरा को प्यार भरी नजरों से देखा तो ईरा ने इस उम्मीद से अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया कि शायद सारी कमियों के साथ वह मुझे अपनाएगा, जीवन भर का साथ देगा। परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं। वह बार बार अकेली रह गई और उन कष्टों की यादें आज तक ईरा के मन को पीड़ा पहुंचा रही है। एक तरीके से मन में वे यादें जम सी गई हैं। ईरा ने लेखक को अपने जीवन के बारे में बताया था। उसने कहा था कि जब मैं 15-16 साल की थी तब मैं तितलियों के समान उड़ती थी। जीवन के सभी रंग मुझे बड़े अच्छे लगते थे, लेकिन जैसे ही मैं कॉलेज में प्रवेश करती हूँ मुझे मेरे शरीर में एक अलग तरीके के परिवर्तन का एहसास होता है। यह दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। मैं अपने शरीर को लेकर डरने भी लगी थी कि यह क्या होता चला जा रहा है। मेरी आत्मा जैसे मुक्त होती जा रही थी और मैं रंगीन कल्पनाओं में प्रवेश करती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी की कहानियाँ मेरे जीवन में भी सच होंगी। कोई राजकुमार घोड़े पर सवार होकर मुझे लेने के लिए आएगा। एक नया संसार, एक नई जिंदगी मेरे सामने होगी और मैं अपने पंख फैलाकर उड़ूंगी। अपने सपनों के कल्पना में ईरा ने अपने भावी राजकुमार को सजाए रखा था तथा उससे बातें करती थी। ईरा घंटों घूमती हुई सितारों की झिलमिलाहट देखती रहती थी। वह कहती है कि एक राजकुमार ने मुझे मेरा सितारा दिखाया भी था। आज वह सितारा भले मेरे साथ ना हो, उसका शाप मेरे जीवन का शाप अवश्य बन गया है। ईरा कहती है कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी तथा संगीत एवं नृत्य दोनों सीखती थी। ईरा ने एक सुंदर नाटक भी लिखा था, सपनों का राजकुमार, जो उसके कॉलेज की पत्रिका में छपा था, और उसके बाद कई नाटक और लिखे, क्योंकि वह मानती थी कि सपनों की दुनिया में साफ साफ बात करने के लिए नाटक से अच्छा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। कॉलेज के वार्षिक समारोह पर सभी सहेलियों ने मिलकर ईरा के प्रथम नाटक को खेला भी था, जिसमें वह कालिदास की शकुंतला की तरह भोली भाली और लज्जा से भरी हुई राजकुमारी बनी थी। ईरा तिलक से कहती है कि जब मेरी एक सहेली राजकुमार का वेश पहनकर मंच पर आई तो मुझे पसीना छूट गया, मेरा मन कांपने लगा। सूखते गले से मैंने किसी तरह अपनी लाइनें बोली। बड़ी अजीब सी अनुभूति हो रही थी। हफ्तों मेरा मन इसी खुमारी में डूबा रहा। वह तिलक से कहती है कि तुम हंसोगे मेरी इन बचकानी बातों पर, लेकिन सच बताऊं वे दिन मुझे भूले नहीं भूलते। इम्तिहान खत्म हो चुके थे, गर्मियाँ आ गई थी। कभी कभी अकेले में मैं बेला और मोतियों के गहनों से अपने को सजाकर घंटों खुली छत पर आंखें बंद किए बैठी रहती, इस इंतज़ार में कि कोई मुझे आकर धीरे से छू जाए। आंखें बंद किए किए ही मैं सपनों के राजकुमार का स्पर्श महसूस करती। मेरे शरीर में अजीब सी गुदगुदी होती थी और तब मैं अपने आप ही घुटनों में अपना मुंह छुपाकर अपने शरीर को कस लेती थी। कभी कभी बहुत रोती थी, क्यों मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना अवश्य पता है कि आज के इन आंसुओं के समान वह आंसू खारा नहीं था। शायद आज जिंदगी की बदसूरती को ईरा ने बखूबी देख लिया था, जान लिया था एवं झेल लिया था। उसके मन में जितनी भी खुशियाँ थी
जितने भी उमंग थे, जितनी भी आशाएं थी, सबको परिस्थितियों ने एक खारे दुख में बदल दिया था। ईरा की माँ मर चुकी है, पिता आर्मी में थे, वह नौकरानियों के हाथों में पली बड़ी। संवेदना व प्रेम का कोई विकल्प उसके जीवन में नहीं था। इसके बाद ईरा के जीवन का पहला अनुभव आता है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। इस दौरान वह नाटकों में अभिनय करने लगी थी। तभी उन दिनों एक नाटक समारोह हुआ था शिमला में। शहर में वैसे तो कई क्लब थे, पर निमंत्रण केवल एक ही क्लब को मिला था। उसी क्लब के साथ ईरा भी शिमला गई थी। क्लब वालों ने ज़रूरत की वजह से ईरा को मेंबर बना लिया था। ईरा कहती है कि हम लोग समर हिल में डाक खाने के पास वाले एक कॉटेज में ठहरे थे, जिसके चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल थे तथा नीचे स्टेशन। वही ईरा को विमल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है, जो यूनिवर्सिटी में ईरा के साथ था और उस क्लब का मेंबर भी था। दोनों जंगल से होते हुए कभी कभी पैदल शिमला तक निकल जाया करते थे। विमल का एक मित्र था जो बिशप कॉटन स्कूल के पास रहता था। दोनों साथ में उस मित्र के घर भी जाया करते थे। एक दिन जंगल के रास्ते में चलते हुए विमल ने ईरा को पहली बार छुआ भी था। ईरा का रोम रोम सिहर गया था, जिसे उसने फिर कभी महसूस नहीं किया। सपनों का राजकुमार जैसे अपने साथ लेकर जाता है, वैसे ही विमल के साथ चलती जा रही थी ईरा। विमल ने उसे विश्वास दिया था कि ईरा, हम तुम दोनों रंगमंच के लिए समर्पित हैं, हम जीवन भर इसी में लगे रहेंगे। ईरा तिलक से कहती है कि बात तो बहुत छोटी सी थी, परंतु वह विश्वास बहुत बड़ा था जो मैंने विमल की आंखों में देखा था। परंतु इस विश्वास को डैडी समझ नहीं पाए। उनके लिए नाटकों में भाग लेना और नंगे होकर नाचने गाने में कोई फर्क नहीं था, परंतु ईरा के लिए यह एक प्यारी दुनिया थी, रंगमंच की दुनिया, जिसमें केवल कुछ घंटों में सुख दुख, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव सभी देखे जा सकते थे। पूरा जीवन, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, भावनाएं, कल्पनाएं, सब कुछ नाटक के दौरान इन 2 घंटों में वह अपना पूरा जीवन जी लेती थी। ईरा के लिए विमल के साथ बीता हुआ वह दौर बहुत सुखद था। उतने में ही ईरा के डैडी का ट्रांसफ़र हो गया और ईरा हॉस्टल में रहने लगी। जब भी मौका मिलता वह विमल के पास चली जाती। ईरा नए नाटक की बात करती और विमल बैठकर सेट का डिज़ाइन बनाता एवं नाटकों को नया रूप देने पर विचार करता। दोनों इसके लिए बहुत मेहनत व परिश्रम करते थे। आगे ईरा कहती है कि वह मेरी पढ़ाई का आखिरी वर्ष था। इम्तिहान देकर मैं डैडी के पास चली गई, जहां हमारी उनकी बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने दिल्ली ड्रामा कंपटीशन में जाने से रोका था, जबकि मैं विमल को वचन देकर आई थी कि हफ्ते बाद में रिहर्सल के लिए लौट आऊँगी। लेकिन डैडी का विकराल रूप मुझे किसी हाल में जाने देने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार और कोई चारा नहीं रह गया था और मैं अपने डैडी की मर्जी के खिलाफ नाटक की तैयारी के लिए विमल के पास चली गई। प्रारंभ में कुछ दिनों तक तो मैं अपनी एक सहेली के पास ही रही, परंतु जब वहाँ कोई और दूसरा प्रबंध नहीं हो पाया तो मैं खुल्लम खुल्ला विमल के साथ रहने लगी थी और डैडी से संपर्क संबंध सब कुछ टूट गया था। नाटक कंपटीशन के 2 साल तक ईरा और विमल ने दिल्ली में अपना रंगमंच स्थापित करने की बहुत कोशिश की, पर कर्जे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगा। यहाँ तक कि दोनों पैसे के लिए मोहताज हो गए। इस नाकामयाबी से विमल और ईरा दोनों काफ़ी उदास हो चुके थे। हताशा में दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है। ऐसे में विमल ने ईरा से कहा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, कहीं नौकरी कर लो। तब तक ईरा ने यह नहीं सोचा था, पर जीना तो था और डैडी के पास वापस लौटकर जाने का तो कोई सवाल ही उसके लिए नहीं उठ सकता। उनकी बेरुखी और जिद का जवाब भी ईरा को देना था। ईरा तिलक से कहती है कि सच बात तो यह थी तिलक कि माँ की मौत के बाद डैडी एक तरह से कहीं खो से गए थे। उनकी अपनी ज़रूरतें थीं जो कि गलत भी नहीं थी, लेकिन वह अपनी उस ज़िंदगी को हमेशा मुझसे छिपाते थे
शायद उन्हें लगता था कि जिस दिन मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में सही सही जान जाऊंगी और उनका राज मेरे सामने खुल जाएगा तो वे बाप के पद से नीचे गिर जाएंगे। वे कभी मेरे लिए प्यार भरे शब्द नहीं बोल पाए, मेरी चाहतों को, मेरी इच्छाओं को कभी समझ नहीं पाए। हमेशा मेरे सामने एक सवाल बनकर खड़े हुए और हमेशा मुझसे जवाब ही मांगते रहे। वह कहती है कि जिस घर में माँ नहीं होती है ना, उस घर के बच्चों को तो ज़िंदगी भर तरह तरह के जवाब देने पड़ते हैं, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, सामाजिक स्थिति के लिए, यहाँ तक कि रहन सहन और खाने पीने के लिए भी जवाब देना पड़ता है। मैं इन सब जवाबों को देने के लिए तैयार थी, परंतु भीतर ही भीतर डर भी रही थी, क्योंकि मेरा सामना अब समाज से होना था। अपनी पहली नौकरी ईरा ने बत्रा के घर पर की, जहाँ पर उसका काम बत्रा के फ़ोन कॉल्स को उठाना, उनका नाम एवं पता नोट करना था। यहीं से एक गंभीर दुनिया से ईरा का संबंध जुड़ने लगा, जहाँ एक तस्वीर के माध्यम से बात होती है बत्रा के जीवन के उन अनुभवों की, जिसमें दंगों के कारण रावलपिंडी से भागते हुए लाहौर स्टेशन में कत्ल किए गए तमाम लोगों की लाशें बिछी हैं। वहीं दूसरी ओर विमल अपनी ज़िंदगी की हताशा से पराजित हो गया था और इसी बीच उसने नए दोस्त भी बनाए थे, जो सत्ता, सरकार, पूंजीवाद, शोषण, अर्थव्यवस्था, वर्ग संघर्ष आदि की बात किया करते थे। ईरा कहती है कि अपनी इस पराजय के साथ ही विमल एक दिन मुझे कहीं छोड़कर चला गया और कई वर्षों तक उसका कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ समय बाद पता चला कि वह क्रांतिकारियों के साथ मिल चुका है और कहीं पकड़ा गया है। दरअसल विमल के अंदर कुछ टूट सा गया था, मानो उसका विश्वास ही टूट गया हो। कभी कभी तो उसे यह भी लगता है कि सिर्फ फ़ोन रिसीव करने के लिए किसी को कोई नौकरी पर रख देता है, और अगर रखता भी है तो 400 रुपये वेतन क्यों दी जाती है। विमल से ईरा की लड़ाई भी हो जाती थी इसी बात को लेकर। विमल ईरा पर अपना एक छत्र अधिकार चाहता था। वह कभी कभी उसे बड़ी अजीब शक की नज़रों से देखता था। न जाने क्यों उसे शक होता था कि ईरा और बत्रा के बीच में अवश्य ही कोई समझौता हुआ है। हर 7वें-8वें रोज वह झगड़ पड़ता था बिना किसी बात के और फिर अपने आप ठीक भी हो जाता था। उन दिनों वह बहुत कुछ अंतर्मुखी होता जा रहा था, अर्थात अपने मन में बातों को छुपाता था और सभी को शक की निगाह से देखता था। जिसकी भी अब तक उसने तारीफ की थी, अब बुराई करने लगा था। उसका विश्वास सब पर लगातार टूटता जा रहा था और यह बात ईरा को समझ में आ रही थी। नाटक कंपनी में दिन रात मेहनत करने के बाद भी लोग अपने वादे से मुकर जाते थे। कोई उसकी सहायता नहीं करता था। वह हताश हो गया था, बीमार की तरह दिन भर पड़ा रहता और रात को जब मैं लौटती तो उसे उदास देखकर बहलाने की कोशिश करती। कुछ देर बाद वह मेरी ओर देखता बड़ी चाहत भरी नज़रों से और फिर हंसने मुस्कुराने लगता। उसके मन की व्यथा शायद थोड़ी कम हो जाती और कुछ घंटों के लिए विमल पहले जैसा हो जाता। हम साथ साथ लेटे हुए फिर सपने बुनते और यह उम्मीद करते कि अंत में हमें सफलता मिलेगी। उन दिनों उनकी भावनाओं का जो जोश, कल्पना और आत्मविश्वास रहता था, वह केवल क्षण भर के लिए होता था। जब भी विमल अपने सपनों की बातें करता तो उसके शरीर पर कांटों के समान पसीने उकाते थे और मैं मोहित सी बस उसको देखती रहती थी। ईरा को यह मालूम था कि विमल उसे शंका की दृष्टि से देखता है। बत्रा के बंगले में जाते समय वह उसका पीछा भी करता है। वह चाहती भी थी कि उसके लिए नौकरी छोड़ दे, परंतु अपने पेट की भूख के कारण वह यह नौकरी करने को मजबूर थी। इधर ईरा के डैडी ने भी 2 बच्चों वाली उस खूबसूरत विधवा से शादी कर ली थी और उधमपुर छावनी में पोस्टेड है। कभी कभी ईरा के मन में पिता के लिए कुछ भावनाएं आती भी थी, परंतु उनकी शादी कर लेने के बाद वही भावनाएं भी समाप्त हो गईं। इधर विमल की उदासी से ईरा की हिम्मत टूट रही थी, क्योंकि विमल की आंखों ने जो सपने देखे थे वह पूरे नहीं हो पा रहे थे और यही कष्ट उसे सता रहा था। परंतु ईरा उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी।
दरअसल जब आदमी के पास काम नहीं होता तब मन, आत्मा और शरीर सब व्यर्थ लगने लगता है। फिर एक दिन हताश होकर विमल मुंबई चला जाता है। वहां से एक संदेश लिखकर भेजता है कि वह जल्दी ही उसे लेने आएगा। ईरा कहती है कि तिलक, यह जो तुम्हारा समाज है यह स्त्री को किसी आदमी के बिना जीने नहीं देता, चाहे वह आदमी काठ का ही हो। जिंदगी में आदमी होना बहुत जरूरी है, तभी औरत की जिंदगी शान से चलती है। इसलिए हर लड़की अपने लिए एक कवच ढूंढती है, चाहे वह कवच पति का हो, चाहे पिता का हो, भाई का हो या झूठे रिश्तेदारों का हो। इस कवच के नीचे ही वह अपना अच्छा बुरा हर तरह का जीवन बिता सकती है। उसे पहनने के लिए जैसे एक साड़ी चाहिए वैसे ही यह कवच भी चाहिए। विमल के जाते ही मैं नंगी हो गई थी। विमल का सहारा समाप्त हो जाने के बाद ईरा के पास बत्रा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा और वह बत्रा से विनती करके उनके फ्लैट में एक कमरे में रहने लगी। ईरा तिलक से कहती है कि विमल ने मेरी मजबूरी को नहीं समझा। मैंने सब समझाते हुए उसे खत लिखा था कि क्यों मुझे बत्रा के यहाँ काम करना पड़ता है, पर विमल कुछ भी नहीं समझ पाया। न वह फिर लौट कर आया, न उसने मुझे कोई खत लिखा। उसका भ्रम ही उसे खा गया। ईरा ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और सहा है। लोगों ने हमेशा उसकी आत्मा की बात की, पर उसकी देह पर केवल एक अधिकार ही चाहते थे। ईरा को इस बात का दुख है कि क्या देह आत्मा से भी ऊपर है। वह कहती भी है कि आज मैं किसी के लिए बहुत बुरी औरत भी हो सकती हूँ तिलक, पर अगर उसी को अपना तन दे दूं तो बहुत अच्छी हो जाऊंगी। ईरा इस पुरुषवादी पितृसत्तात्मक समाज का विरोध करती है और कहती है कि तुम्हारे समाज में हर आदमी कुछ करने आता है और हर औरत कुछ भोगने आती है। तिलक वह पहला आदमी था जिससे ईरा इतना सब कुछ खुलकर कह पा रही थी। अब तक वह बिना कुछ किसी को कहे अकेलेपन के घुटन में जी रही थी। आज पहली बार तिलक को अपना सब कुछ कहकर ईरा का मन हल्का हो गया था। ईरा के जीवन में आने वाला तीसरा पुरुष सोलंकी, जिसके बारे में लेखक जानना चाहते थे, परंतु ईरा केवल हंसकर रह जाती है और कुछ नहीं कहती। वह बत्रा के बारे में आगे बताने लगती है कि अब तक उसे नहीं पता था कि बत्रा की कोई पत्नी भी है। एक दिन अचानक रात में बत्रा के साथ उसकी पत्नी भी आती है और सुबह बत्रा ईरा से उसका परिचय करवाता है कि यह मेरी पत्नी शीला है। बत्रा के साथ ही सोलंकी से उसकी मुलाकात वोल्गा होटल में हुई थी, जब वह बत्रा और उसकी पत्नी शीला के साथ डिनर पर गई थी। उस दिन ईरा के मन में कहीं ना कहीं कुछ टूट सा गया था, कहीं ना कहीं एक कमी सी महसूस हो रही थी। अपने जीवन का अकेलापन ईरा को तब और महसूस होने लगा था जब वह शीला और बत्रा को एक साथ देखती। उसे एहसास होने लगा था कि अब कौन है जो उसे सहारा देगा। रह रहकर उसे विमल की भी याद आती, परंतु उसके पास विमल को समझाने या अपनी परिस्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। किसी के ना होने की कमी से ईरा अंदर ही अंदर अपार कष्ट में थी। उसे हर वक्त यही महसूस होता था कि काश कोई अपना हो जिसे मैं अपना कह सकूं, जिसके साथ एक नन्हा सा घर बनाकर रह सकूं, किसी के आने का इंतजार कर सकूं। एक आम स्त्री की तरह ईरा भी और कुछ ना सही परंतु जीवन से केवल इतना ही चाहती थी कि उसका भी अपना घर हो, परिवार हो, पति हो, जिसके साथ वह अपने जीवन के सुख दुख बांट सके। परंतु ईरा के भाग्य में यह भी न था। 6 महीने में ही शीला अचानक बत्रा को छोड़कर चली जाती है, जिसका कारण ईरा समझ नहीं पाती। वह केवल अनुमान लगाती है कि अचानक इस तरह से छोड़कर जाने का मतलब है कि वह क्या किसी दूसरे से प्यार करती है। फिर वह तिलक से कहती है कि 100 में से 75 औरतें तो ऐसी ही जिंदगी जीने की आदी हो चुकी हैं। इस उपन्यास में अब तक जो व्यथा है उसके केंद्र में केवल ईरा थी, या कह सकते हैं कि स्त्री व्यथा के रूप में केवल ईरा की जिंदगी को देखा जा रहा था। परंतु अब ईरा से ऊपर उठकर इस पूरे समाज में स्त्री की जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट हो रहा था। अब यह कथा ईरा के व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज की सभी स्त्रियों के ऊपर केंद्रित हो गई थी। ईरा कहती है कि पत्नी के रूप में वही औरतें ज़्यादा सफल साबित होती हैं जिन्होंने
अपने मन को ही मार लिया है, यानी जो जिंदगी को केवल जी रही है। इस जी लेने में कोई खुशी नहीं है, बल्कि तकलीफ से भरी हुई एक मजबूरी है। और हर औरत मेरी तरह इसी प्रकार मजबूर होकर जिंदगी जी रही है। शीला जो बत्रा को छोड़कर चली गई थी, वह भी इसी का शिकार थी। अगर ना होती तो इस तरह भटकती नहीं। परंतु बाद में ईरा को सच्चाई का पता चलता है कि शीला बत्रा की पत्नी कभी थी ही नहीं। दरअसल शीला हालात और दुख की मारी एक ऐसी लाचार स्त्री है जिसने दंगे में अपने पिता को गंवा दिया। परिवार के जो लोग बचे थे उन सबको लेकर दर दर भटकती रही, न जाने जिंदा रहने के लिए क्या क्या भोगा, और अंततः परिवार का पेट पालने के लिए उसे ऐसा पेशा करना पड़ा जिसमें वह बीवी बनने का नाटक करती है। 4-6 महीने उस आदमी के साथ उसके घर पर रहती। शीला की याद में परेशान बत्रा एक दिन बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और इस कमज़ोरी में ईरा उसे सहारा देती है। दोनों का शारीरिक मिलन होता है, लेकिन ईरा इसे आत्मिक मिलन भी कहती है, क्योंकि मिलन के लिए केवल शरीर ही नहीं, आत्मा से भी स्वीकार्यता होनी चाहिए। एक पत्नी की भांति ईरा बत्रा के साथ रहने लगी थी, परंतु उसकी ज़िंदगी ने एक बार फिर से उसे धोखा दिया और अचानक से शीला उनकी ज़िंदगी में वापस आ गई। बत्रा के साथ शीला अक्सर अपना समय व्यतीत करने लगी और एक दिन अचानक से शीला घर पर आकर ईरा से कहती है कि तुम अपना सामान लेकर निकलो और कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। ईरा को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु हाँ, इतना तो वह अवश्य समझ जाती है कि इस फैसले में कहीं ना कहीं बत्रा भी शामिल है। उस दिन उसे अपने शरीर से, अपने आप से घिन होने लगती है कि अपने जीवन यापन के लिए उसने अपने शरीर से समझौता किया। ईरा एक बार फिर से बेसहारा हो जाती है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले, तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी आदमी से प्यार का नाटक करूं और वह जैसे ही मेरी ओर बढ़े उसका गला घोंट दूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरा यह स्वीकार करती है कि कहीं ना कहीं वह भी मजबूर है हर आदमी से अच्छी तरह बोलने के लिए, उसे प्यार करने के लिए। जब भी वह किसी आदमी को अकेला दुख में देखती है तो उसका हृदय करुणा से भर उठता है। ईरा तिलक से यह भी कहती है कि सबसे बड़ा झूठ मैं एक ही बोलती रही हूँ। बहुत खूबसूरत झूठ है यह। जब जो भी मेरी ज़िंदगी में आया उसने जाने अनजाने घुमा फिराकर सीधे सीधे हमेशा यही जानने की कोशिश की कि मैंने पहले किसी से प्यार तो नहीं किया। पुरुष का यही सबसे बड़ा संतोष है, और मैंने अपने हर प्रेमी से यही कहा है कि तुम मेरी ज़िंदगी में पहले हो, तुम प्रथम हो। यह खूबसूरत फरेब मैं करती रही हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैं हर पुरुष से यही चाहती रही हूँ कि वह मुझे अपना अंतिम प्यार दे, मेरे बाद उसकी ज़िंदगी में कोई और ना हो। परंतु ईरा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल इसी एक खूबसूरत फरेब के साथ वह अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर थी। पिता से संपर्क टूटना, विमल का चले जाना, बत्रा का इस प्रकार से व्यवहार करना, यह ईरा की ज़िंदगी का तीसरा मोड़ था। इसके बाद ईरा एक ट्यूटर गार्जियन के रूप में डॉक्टर चंद्रमोहन के दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। 50 साल की उम्र के चंद्रमोहन के जीवन में हम सफ़र की जगह खाली थी। उसने ईरा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन इसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय ईरा पर छोड़ दिया। ईरा ने विवाह के लिए इनकार तो कर दिया, परंतु उसके बच्चों की देखभाल करती रही। वह उनके साथ डिब्रूगढ़ जाकर रहने लगी, परंतु डॉक्टर की निगाहें हमेशा प्यार पाने की इच्छा से ईरा को देखा करती थी, और आखिरकार दूसरा कोई मार्ग ना समझ आने तथा जीवन में कहीं ना कहीं स्थायित्व की चाह से उसने विवाह के लिए हाँ बोल दी। ईरा कहती है कि जब दलदल से निकलना हो ही नहीं सकता था तो बेहतर था कि एक बड़ा सा पत्थर अपने ऊपर डालकर वह उसी दलदल में समा जाए। आगे वह कहती है कि आज मैं जो भी थोड़ी बहुत आज़ाद हूँ उसी के बल पर हूँ, नहीं तो लोग मुझे खा गए होते। दूसरे महीने मैंने शादी की, परंतु इस बेबसी के सौदे से मैं उसी दिन मर गई थी। ईरा अपनी बेबसी और लाचारी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। 50 साल की उम्र, मोटे चश्मे पहनने वाला एवं नकली दांत बाहर निकाल कर रखने वाले आदमी से ईरा क्या चाह सकती थी। कुछ दिनों के बाद जब ईरा ने उसे अपने पास आने से मना कर दिया
तो वह ईरा को परेशान करने लगा। ईरा कहती है कि एक रोज़ जब उसने मुझे बहुत परेशान किया तो मैंने उसके हाथ बांध दिए। वह नकली दांत भी निकाल कर रख चुका था, नहीं तो उन्हीं से मुझे काटता। वह मुझे टांगों से मारता रहा और अपने को कोसता रहा। उस रात बारिश हो रही थी और हाथ बंधने के बावजूद वह मान ही नहीं रहा था। बार बार कहता था, तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी बीवी हो, मेरा जो मन आएगा करूँगा। अपने को असहाय पाकर वह रोने लगता। इससे मेरी आत्मा को भी बड़ा कष्ट पहुंचता। आसाम में जैसे बिहू पर्व में नाच गाना एवं खुशियां मनाई जाती हैं, ऐसी कोई खुशी मेरे जीवन में न थी। वह सोचती थी कि मेरी खुशियां कहाँ चली गई। क्या मुझे यह सब नहीं मिलना था? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो जीवन के सारे सहारे खो दिए? क्या मैं घर नहीं बसा सकती थी? एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती थी? ईरा का मन हमेशा रोता था। इसी बीच आसाम के विद्रोहियों द्वारा हमले में डॉक्टर को गोली लग जाने से 4-5 दिन के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पहली बार डॉक्टर के जरिए ईरा को घर, परिवार, बच्चे जैसे शब्द प्राप्त हुए तो थे। डॉक्टर ने अपने बच्चों के साथ साथ ईरा के लिए भी 25,000 रुपये छोड़े थे ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। उसकी मृत्यु के साथ ही ईरा के जीवन का तीसरा और सबसे दुखद अध्याय समाप्त हो गया। डॉक्टर की मृत्यु के पश्चात ईरा ने अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया। वह कहती है कि डॉक्टर ने मुझे आंतरिक सामर्थ्य दी, मुझे एहसास कराया कि मैं भी कुछ हूँ और मेरे लिए रुपया छोड़कर उसने मुझे परिस्थिति का सामना करने का भी साहस दिया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। वह तिरस्कार और हिंसा का शिकार होता रहा, पर उसका मन कितना उजला था वह साबित कर गया। ईरा के जीवन की पिछली सभी घटनाओं को सुनने के बाद लेखक अर्थात तिलक ये सलाह देते हैं कि तुम शादी कर लो ईरा, परंतु ईरा इस बात को यह कहकर खारिज कर देती है कि तुम किस सुख की बात करते हो। सुख के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है यह कोई नहीं जानता। आज जिससे तुम्हें सुख मिलता है, हो सकता है कि कल वही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाए। सुख और दुख तो किसी के भी जीवन में आते जाते रहते हैं, कोई भी स्थायी नहीं है। दोनों जीवन की ऐसी रेखाएं हैं जो एक साथ चलती रहती हैं। केवल परिस्थिति कभी एक रेखा से दूसरी रेखा की ओर ढकेल देती है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। सुख की कामना करने से सुख नहीं मिल जाता और मैं किसी को सुखी बना सकती हूँ, यह भी एक कामना की तरह ही है। ईरा यह भांप जाती है कि तिलक उससे विवाह करना चाहता है, परंतु इससे पहले कि तिलक उससे आग्रह करे, ईरा साफ मना कर देती है, क्योंकि वह यह नहीं चाहती कि जिसने उसका पिछला जीवन सब कुछ जान लिया है उसकी वह पत्नी बनकर रहे। वह अपनी इस बात का तर्क भी देती है कि हर मन पवित्रता का भूखा होता है और मेरी पवित्रता तुम जानते हो। आगे लेखक लिखते हैं कि उसके बाद ईरा ने किसी स्कूल में मास्टरी की थी, किसी फर्म में रिसेप्शनिस्ट की तरह काम किया था और कुछ दिनों साबुन और अन्य श्रृंगार सामग्रियों के निर्माता कंपनियों में सेल्स गर्ल्स का भी काम किया था, जहां उसे स्मार्ट बनकर रहने की हमेशा सलाह मिलती रही। स्मार्ट बनने का मतलब होता है कि दूसरों की नज़रों में खुद को गड़ा देना तथा अपने शरीर और रूप के सहारे बेजान चीज़ों को बेचना। परंतु यह सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि कहीं भी टिकने का मतलब था शरीर की मांग। सभी की आंखें स्त्री को नोच लेने के लिए ताकती रहती हैं। आसाम के जेल से छूटकर विमल एक बार फिर से ईरा की ज़िंदगी में वापस आता है, लेकिन फेफड़ों का रोग लेकर। आज विमल के पास लाखों सवाल थे। नौजवानों की असफलता, गरीबी, भुखमरी, मजबूरी, दोगली अर्थव्यवस्था के प्रति, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ईरा विमल के ठीक होने के लिए भरसक प्रयास करती रही। उसे कहीं ना कहीं यह उम्मीद हो रही थी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तथा उसके जीवन में फिर से प्रकाश का संचार होगा। वह फिर से विमल के साथ एक सुंदर जीवन जी पाएगी, परंतु समय ने उसके लिए कुछ और ही तय कर दिया था। लाख कोशिशों एवं सेवाओं के बाद भी विमल बच नहीं पाया और 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ईरा फिर से हमेशा के लिए अकेली हो गई
इसके बाद चंडीगढ़ में उसे कोई नौकरी मिल गई थी। अब लेखक को केवल इतना पता था कि या तो ईरा ने चंडीगढ़ में नौकरी कर ली होगी या अपना सूटकेस लेकर कहीं और चली गई होगी। इस प्रकार इस उपन्यास का एक दुखद और ईरा के अकेलेपन के साथ अंत हो जाता है। लेखक कमलेश्वर ने ईरा के जीवन के माध्यम से वर्तमान समाज में व्याप्त स्त्री के जीवन की विसंगतियों एवं परेशानियों को बखूबी दर्शाया है कि एक स्त्री का जीवन हर परिस्थिति में जीना कितना कठिन होता है। इस पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री के जीवन के लिए जो ढांचा खड़ा कर रखा है उसमें पुरुष के साये की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह उस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने दिखलाया है। ईरा का जीवन उस डाक बंगले की तरह हो गया है जहां मुसाफिर आते हैं, विश्राम करते हैं, घूमते फिरते हैं आसपास और वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार उस डाक बंगले को उसी स्थिति में छोड़कर आशा करती हूँ इस उपन्यास की कथा वस्तु एवं सारांश के माध्यम से आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।